हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं। द चैप्टर नेम इज़ न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। अभी हम बात करेंगे संघ के बारे में। संघ का मतलब होता है एक एसोसिएशन या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन, और इसे हम हिंदी में संगठन भी कहते हैं। बोथ द महावीर एंड बुद्ध, महावीर का पूरा नाम क्या है? वर्धमान महावीर, एंड बुद्ध का गौतम बुद्ध। तो जो वर्धमान महावीर थे एंड जो गौतम बुद्ध थे, दोनों का ये मानना था कि अगर कोई इंसान ट्रू नॉलेज को अटेन करना चाहता है तो इसके लिए उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों का ही क्या मानना था? वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध का मानना ये था, अगर कोई इंसान सत्य ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा, उसे अपनी कंफर्ट वाली जिंदगी छोड़नी पड़ेगी। ट्रू नॉलेज का मतलब होता है सत्य ज्ञान। ठीक है, तो इन दोनों का मानना ये था कि ऐसे लोगों को, जो लोग चाहते हैं कि उनको सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो, तो वो अपना घर बार छोड़ दें, अपनी कंफर्ट वाली ज़िंदगी छोड़ दें, अपनी आरामदायक ज़िंदगी को छोड़कर बाहर की ज़िंदगी में आए और हार्डशिप को फेस करें, मतलब डिफ़िकल्टीज़ को फेस करें। एंड इनके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी थे, हालांकि इन फॉलोअर्स के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। दे अरेंज्ड फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन संघ। अब जो इनके फॉलोअर्स थे, उन फॉलोअर्स के लिए इन्होंने एक संघ ऑर्गेनाइज किया हुआ था, और इस संघ में ये सभी लोग मिलकर रहा करते थे। संघ को हम क्या कहते हैं? एक एसोसिएशन, एक संगठन, जिसमें वो इनके फॉलोअर्स रहते थे जो अपना घर बार छोड़कर आए थे इन ऑर्डर टू अटेन नॉलेज। द रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड विनय पिटक। देखो, जो बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट कौन थे? जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, जो गौतम बुद्ध के फॉलोअर थे, तो इनका अपना एक संघ था। जैसा कि हमने देखा कि वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे उनके लिए संघ बना रखे थे। तो जो बुद्धिस्ट संघ से बिलोंग करते थे उनके लिए कुछ रूल्स लिखे हुए थे। तो ये रूल्स कौन सी बुक में पढ़कर हमें पता चलते हैं? विनय पिटक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब इस बुक को पढ़कर ही हमें ये पता चलता है कि इस संघ में मेन एंड वीमेन के रहने की व्यवस्था अलग अलग थी। देखो, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि जो लोग इस संघ में रहा करते थे वो इकट्ठे रहते थे, लेकिन जो मेन एंड वीमेन थे उनके लिए रहने की व्यवस्था बिल्कुल अलग अलग थी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई हैं कि कौन लोग थे जो इस संघ को फॉलो कर सकते थे। देखो, वैसे तो ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघ, हर इंसान इन संघ को, इन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता था, बट इसके पीछे कुछ कंडीशन भी थी। जैसे कि अगर कोई चिल्ड्रन इनका फॉलोअर है और वो चाहता है कि इस संघ का मेंबर बने, तो उसको पहले अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी ज़रूरी होती थी। फिर इसके अलावा जो स्लेव्स थे, मतलब जो दास थे, उनको अपने मास्टर की परमिशन लेनी ज़रूरी होती थी। एंड जो किंग के लिए काम करते थे उनको अपने राजा की परमिशन लेनी जरूरी होती थी। फिर इसके अलावा जो डिबेटर्स थे उनको क्रेडिटर्स की परमिशन लेनी जरूरी थी। अब डिबेटर्स कौन हुए? डिबेटर्स मतलब जो कर्जदार होते हैं, जिन्होंने कर्जा लिया हुआ है, एंड क्रेडिटर मतलब जिन्होंने इनको पैसा दिया हुआ है। ठीक है, तो डिबेटर्स के लिए भी ये एक कंडीशन थी कि इनको पहले क्रेडिटर्स की परमिशन लेनी है, तभी ये संघ को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इनको अपने कर्जे से मुक्त होना है। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर कोई विमेन संघ में जुड़ना चाहती थी तो उसको अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी होती थी। तो ये कंडीशन इनको फॉलो करनी पड़ती थी। इसके अलावा यहाँ पर रूल्स बताए हुए हैं कि जो भी इस संघ से बिलोंग करने वाले मैन एंड विमेन थे उनको एक सिंपल लाइफ जीनी होती थी, मतलब एक बिल्कुल साधारण सी जिंदगी, राइट। इसके अलावा ये ज़्यादातर टाइम मेडिटेशन में बिताते थे। एंड खाने का इंतजाम ये कैसे करते थे? खाने के लिए ये लोग बैगिंग करते थे, भीख मांगते थे शहर एंड गांव में जा जाकर। ठीक है, अब बैगिंग फॉर फूड मतलब खाने के लिए जो भीख मांगने का टाइम होता था वो एक फिक्स्ड आवर में होता था। ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम उठ के, चल के, झोला लेके इन्होंने भीख मांगी है, ऐसा नहीं है। बल्कि इनको जो है ये फूड के लिए बैगिंग एक फिक्स्ड टाइम पर करनी पड़ती थी, अदरवाइज ज़्यादातर टाइम इनका मेडिटेशन में जाता था। दैट इज़ वाई दे वर नोन एज भिक्षुज। अब ये जो खाना का अरेंजमेंट करते थे, ये बैगिंग करके करा करते थे, इसीलिए इनको भिक्षुज भी कहा जाता है।
ये एक प्राकृत वर्ड है रिनाउंसर के लिए। रिनाउंसर का मतलब पता है क्या होता है? जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, सब कुछ रिनाउंस कर दिया हो, जो वैरागी बन गया हो, ठीक है। तो उसके लिए बैगर वर्ड यूज किया जाता है। बैगर जो एक प्राकृत वर्ड है। एंड इसके अलावा भिकुनीज बोला जाता है। तो भिकुज किसे कहा जाएगा? मैन को। एंड भिकुनीज किसे कहा जाएगा? जो विमेन होंगी। दे टॉट अदर्स। अब ये जो फॉलोअर्स है ये दूसरों को भी टीचिंग दिया करते थे, उपदेश दिया करते थे। एंड हेल्प्ड वन अनदर, और एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स टू सेटल एनी क्वेरल्स दैट टुक प्लेस विद इन संघ। अब संघ में देखो बहुत सारे लोग रहा करते थे। अगर किसी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई आर्ग्यूमेंट हो गई, तो ये लोग उन चीज़ों को आराम से बैठकर सुलझाया करते थे आपस में। अब इसके अलावा जो लोगों ने संघ को ज्वाइन किया था वो कौन थे? ब्राह्मण्स थे, क्षत्रियास थे। ध्यान रखना अभी भी जो वर्ण है वो बटे हुए हैं, ठीक है। एंड जो मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स का मतलब जो व्यापारी थे। लेबरर्स थे, मतलब जो मजदूरी किया करते थे। बार्बरर्स थे, दैट मीन्स जो नाई का काम किया करते थे। एंड कर्टिजन्स थे, जो वेल्दी पीपल थे। एंड स्लेव्स, जो दास या दासीज थे, ठीक है। मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग्स ऑफ बुद्ध। अब इन लोगों ने संघ को ज्वाइन किया हुआ था। इनमें से बहुत सारे लोगों ने बुद्ध के उपदेश जो हैं वो राइट डाउन किए हैं। एंड इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों ने संघ में जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया, या जो ज़िंदगी इनकी संघ के बीच में थी, लोगों के बीच में थी, या जो उपदेश इन्होंने सीखे, उनके ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस इन्होंने बहुत ही सुंदर कविताओं में डिस्क्राइब किए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर मोनेस्ट्रीज की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार ये जो छोटा सा बॉक्स दिया है इसको पढ़ते हैं। अ केव होलोड आउट इन द हिल्स। ये आप एक बार देख सकते हो इस पिक्चर में। ये है एक पहाड़ और इसमें एक गुफा बनाई हुई है। केव को हम गुफा कहते हैं। एंड ये कहाँ पर है? ये है कार्ले में। कार्ले एक जगह का नाम है, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में है। अब इस केव में मंक्स एंड नन्स रहा करते थे एंड मेडिटेशन किया करते थे। और यहाँ पर ये कब रहा करते थे? मेजरली जब अगर कभी बारिश का मौसम हुआ या फिर आंधी तूफान आई, तो इसीलिए इन केव्स को ये एज अ शेल्टर यूज़ करते थे और फिर इनमें रहकर मंक्स एंड नन्स जो हैं वो मेडिटेशन किया करते थे। टू बिगिन विद, बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मंक्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टीचिंग पीपल। देखो जो जैन एंड बुद्धिस्ट मंक हुआ करते थे, ये मोंक नहीं है, ध्यान रखना, दिस इज मंक, ठीक है। तो जो जैन एंड बुद्धिस्ट मंक्स हुआ करते थे ये एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। एंड ये साल भर हमेशा एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे। ये कभी एक जगह रुकते नहीं थे। मतलब अगर कभी बारिश हुई, तूफान आया, तभी ये लोग एक जगह पर रुका करते थे। अदरवाइज ये एक जगह से दूसरी जगह मंक जाया करते थे एंड लोगों को टीचिंग दिया करते थे, लोगों को उपदेश दिया करते थे। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वैसे तो ये थ्रू आउट द ईयर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे, अपना उपदेश देते रहते थे, लेकिन अगर कभी बारिश का मौसम होता था तो ये मंक्स जो थे वो एक जगह पर स्टे किया करते थे, एक जगह पर रहते थे। व्हेन इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल, क्योंकि रेनी सीजन में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना इनके लिए मुश्किल होता था, तब ये ऐसी केव्स में रहा करते थे और इनमें रहकर ये मंक्स मेडिटेशन किया करते थे। Then their supporters built temporary shelters for them in gardens or they lived in natural caves in the hilly areas. अब अगर रेनी सीजन होता था तो ये मंक्स कहाँ रहा करते थे? देखो जो इनके सपोर्टर्स होते थे, अब सपोर्टर्स कौन है याद करो, अभी हमने क्या पढ़ा था इसी चैप्टर में, हमने ये जाना था कि कुछ ऐसे लोग थे जो वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध को फॉलो करते थे और उन्होंने अपने घर बार को छोड़ दिया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट लगते थे, तो उन्होंने घर बार नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने मंक्स एंड नन्स की हेल्प करनी शुरू कर दी। तो यहाँ पर उन्हीं सपोर्टर की बात हो रही है। तो जो मंक्स के सपोर्टर थे ना, इन्होंने इन मंक्स के लिए कुछ टेम्परेरी शेल्टर बना रखे थे अपने गार्डन्स में, ताकि ये मंक्स वहाँ पर रह सकें।
और इसके अलावा ये मंक्स नेचुरल केव्स में रहा करते थे, जो हिली एरियाज में नेचुरल केव्स या गुफाएं बनी हुई होती थी। एज टाइम वेंट ऑन, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मैनी सपोर्टर्स ऑफ द मंक एंड नन्स एंड दे themselves felt the need for more permanent shelters and so monasteries were built। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, मंक्स को थोड़ी सी परेशानी होने लगी, नन्स को परेशानी होने लगी एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और धीरे धीरे को ये रियलाइज़ हुआ एंड इनके सपोर्टर को भी ये रियलाइज़ हुआ कि इनके लिए ना एक परमानेंट शेल्टर होना चाहिए कि कभी भी किसी भी टाइम आकर ये उन परमानेंट शेल्टर्स में रह सकें। तो इसीलिए मोनेस्ट्रीज बनवाई गई थी। तो मोनेस्ट्रीज कौन सा प्लेस है जिसमें नन्स एंड मंक्स परमानेंटली रह सकते हैं। एंड दीज वर नोन एज विहाराज, ठीक है, दीज वर नोन एज विहाराज। सो इसे हिंदी में कहेंगे विहार। ध्यान रखना कि ये जो वर्ड है विहाराज और विहार, इसे हम हिंदी में कहेंगे, ये मोनेस्ट्रीज के लिए यूज होता है। एंड मोनेस्ट्रीज एक ऐसा परमानेंट शेल्टर है जिसमें मंक्स एंड नन्स रहते हैं। द अर्लीस्ट विहार्स वर मेड ऑफ वुड। पहले जो विहार्स बनाए गए थे या जो मोनेस्ट्रीज बनाई गई थी वो लकड़ियों की बनी थी, फिर बाद में ब्रिक मतलब ईंटों की बनाई गई, क्योंकि जो लकड़ी की मोनेस्ट्रीज बनी हुई होती थी वो आंधी तूफान के टाइम पर टूट जाया करती थी एंड बहुत सारी दिक्कतें हुआ करती थी इसकी वजह से मंक्स एंड नन्स को। तो फिर बाद में इनको परमानेंट बनाया गया, ब्रिक के साथ मजबूत बनाया गया, मतलब इनको। सम वर even in caves that were dug out in the hills, especially in the western India। अब आप देखोगे कि वेस्टर्न इंडिया में जब आप जाओगे ना, कुछ ऐसी केव्स बना रखी हैं हिल्स की जहाँ पर ये लोग रह सकते हैं, मतलब ये जो मंक्स हैं नन्स हैं ये यहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी इनका एक परमानेंट शेल्टर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही गई है और ये चीज़ हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता चलती है। देखो, जिस तरीके से जो नदियां हैं वो माइटी ओशन का मतलब होता है महासागर। तो यहाँ पर कहा है कि जिस तरीके से अलग अलग नदियाँ महासागर में जाकर मिल जाती हैं और उन सब नदियों का नाम और जो उनकी सेपरेटनेस है वो ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि सारी नदियाँ महासागर में जाकर मिल गई। जैसे कि गंगा नदी, इसके अलावा जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि सोन नदी एंड ब्रह्मपुत्र नदी, ये सारी नदियाँ या इनके अलावा और नदियाँ जो हैं वो महासागर में जाकर जब मिल जाती हैं, तो अब ये नदियाँ एक जगह जाकर मिल गई, तो अलग अलग जो ये नदियाँ थी अब ये एक हो चुकी हैं, ठीक है। सो उसी तरीके से जिस तरीके से नदियाँ जब महासागर में जाकर मिलती हैं और उनका अपना नाम और सेपरेटनेस खत्म हो जाता है, इन द सेम वे अगर कोई इंसान बुद्ध को ज्वाइन करता है, संघ को ज्वाइन करता है, तो उसके वर्ण एंड उसके रैंक या उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो खत्म हो जाता है अपने आप। दैट मीन्स कि जो अब फॉलोअर्स होंगे उनका ना कोई वर्ण होगा ना कोई रैंक होगा, राइट। सब लोग एक होंगे, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो दास हो, चाहे वो कोई भी हो, अब सब लोग इक्वल माने जाएंगे, ठीक है। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहार वॉज बिल्ट वॉज डोनेटेड बाय रिच मर्चेंट और अ लैंड ओनर और मे बी यू कैन से द किंग। देखो, जिन जमीनों पर, जिन भूमि पर विहार बनाए जाते थे, विहार क्या होते हैं? मोनेस्ट्रीज, जो कि एक परमानेंट शेल्टर होते हैं मंक्स के लिए। तो ये जो विहार बनाए जाते थे इनके लिए लैंड्स डोनेट की जाती थी, या तो बड़े बड़े जो मर्चेंट हुआ करते थे या जो बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक होते थे या फिर जो राजा होते थे वो अपनी ज़मीनों को क्या किया करते थे? डोनेट किया करते थे। तो ये कह सकते हो आप कि जो ये लैंड को डोनेट करते थे ना, ये मंक्स के सपोर्टर थे। द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड मेडिसिन। और जो लोकल पीपल थे वो इन मंक्स को फूड दिया करते थे, क्लॉथिंग देते थे, मेडिसिन दिया करते थे। किनको? मंक्स एंड नन्स को। अब मंक्स एंड नन्स इनके बदले इनको, जो ये लोकल पीपल थे, इनको ये उपदेश दिया करते थे, अपनी टीचिंग दिया करते थे। Over the centuries, Buddhism spread to many parts of the subcontinent and beyond. You will learn about that in chapter number 5. अब हम chapter number 5 में जाकर ये पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो ये 6th chapter है। chapter number 5 में हम ये पढ़ेंगे कि जो बुद्धिज्म है वो देश के किस किस कोने में जाकर फैला था।
अब यहाँ पर हम आश्रम के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से। अराउंड द टाइम when Jainism and Buddhism were becoming popular, Brahmins developed the systems of ashrams. देखो, जिस टाइम पीरियड में जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे एंड देश के कोनों कोनों में इनको फॉलो किया जा रहा था, ये काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे, तो उस टाइम पीरियड में ब्राह्मिन्स ने ये पाया कि अगर सभी लोग सेलिबेसी में चले जाएंगे तो ये समाज कैसे बनेगा। तो इन्होंने क्या करा, इस टाइम पीरियड में ब्राह्मिन्स ने ना कुछ आश्रम बनाए। आश्रम का मतलब यहाँ पर क्या है, स्टेजेस ऑफ लाइफ, मतलब जीवन के चरण। तो सिस्टम ऑफ आश्रम दिए इन्होंने। अब आश्रम का मतलब ये नहीं था कि वो एक ऐसे प्लेस की बात कर रहे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं और मेडिटेट करते हैं। आश्रम का मतलब यहाँ पर कोई जगह का मतलब नहीं है, बल्कि इसका मतलब है स्टेज ऑफ लाइफ, और यू कैन से फेज ऑफ लाइफ, मतलब जिंदगी जीने के चरण। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि 4 आश्रम होंगे और ये 4 आश्रम लोगों को फॉलो करने हैं। एंड मेनली कौन लोग फॉलो करेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य। और ध्यान रखना, शूद्र को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। अब देखो, इन्होंने फेजेस ऑफ लाइफ या स्टेजेस ऑफ लाइफ को 4 भागों में कैसे डिवाइड किया। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वनप्रस्थ एंड चौथा संन्यास। तो इन्होंने एक अंदाजे से ये कहा कि मान के चलते हैं 100 साल एक इंसान जिएगा, तो पहले के 25 साल उसे ब्रह्मचर्य अपनाना है, फिर 25 से 50 साल उसे गृहस्थ जीवन बिताना है, फिर 50 से 75 साल उसे वनप्रस्थ वाला जीवन जीना है, एंड 75 से 100 या अंटिल डेथ जिसे हम कहेंगे उसे संन्यास लेना है। सो इस तरीके से इन्होंने 4 फेजेस में डिवाइड की ह्यूमन बींग्स की जिंदगी। जैसे कि देखो, स्टार्टिंग के 25 साल, फिर नेक्स्ट 25 साल, फिर नेक्स्ट 25 एंड देन नेक्स्ट 25। ठीक है, तो हो गए कंप्लीट 100। तो स्टार्टिंग के जो 25 साल है उसमें ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है, फिर नेक्स्ट जो 25 साल है, मतलब 25 से 50 साल की उम्र हो जाएगी, उसे गृहस्थ जीवन जीना है, फिर 50 से 75 साल की उम्र हो जाएगी तो उसे वनप्रस्थ का जीवन जीना है, एंड 75 से 100 या अंटिल डेथ उसे संन्यास का जीवन जीना है। सो इसके अकॉर्डिंग जो है इन 4 स्टेजेस को बताया गया। किसके अकॉर्डिंग, इन 25-25 साल के अकॉर्डिंग। सो पहला क्या था, ब्रह्मचर्य। तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य थे, और फिर से मैं याद दिलाऊंगी, ध्यान रखना शूद्र को इंक्लूड नहीं किया गया था। सो ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, इन लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये ब्रह्मचर्य के जीवन में बिल्कुल सिंपल जिंदगी जिएं, साधारण जिंदगी जिएं, एंड इसके अलावा ये वेद को पढ़ें, वेद का नॉलेज लें। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रह्मचर्य के बाद आती है दूसरी चरण, दैट इज गृहस्थ, दूसरा फेज। गृहस्थ जीवन में अब इनको क्या करना है, जब इनकी उम्र 25 से 50 साल होगी तो इनको शादी करनी है और अपना घर बार चलाना है। फिर जब ये 50 से 75 के होंगे तो इनको क्या करना है, इन लोगों को अपने घर बार में जितने भी लोग हैं, इनके बच्चे हैं, बीवी हैं, उन सबको ले जाकर फॉरेस्ट में जाना है, जंगलों में जाना है और वहाँ जाकर मेडिटेशन करना है। वन का मतलब क्या है, फॉरेस्ट। प्रस्थ का मतलब है मतलब उसकी तरफ जाना, वन की तरफ जाना, या ये कह लो जंगलों की तरफ जाना। ठीक है, फिर इसके बाद 75 से अंटिल डेथ या 100। तो इस टाइम पर क्या करना है, इस टाइम पर ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, इन लोगों को बिल्कुल सारी चीज़ें गिव अप कर देनी है, सारी चीज़ें त्याग देनी है और एक सन्यासी बन जाना है, एक वैरागी बन जाना है। तो इस टाइम पीरियड में ना तो इनको कोई मोह माया रखनी है, ना सुख दुख से इनको कोई फर्क पड़ना है, मतलब बिल्कुल सन्यासी बन जाना है। द सिस्टम ऑफ आश्रम्स अलाउड मैन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन मेडिटेशन। तो ये जो 4 आश्रम दिए, ठीक है, या आश्रम के ये कह लो जो 4 सिस्टम दिए, इसमें जो लोग थे ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, इनको मेडिटेशन में अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी कुछ टाइम तक। जनरली जो विमेन थी उनको वेद पढ़ना अलाउड नहीं था, ध्यान रखना, एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड। विमेन के पास आज़ादी नहीं थी
इन आश्रम को चूज करने की, जो उनके हस्बैंड आश्रम चूज करते थे उनके पीछे पीछे वो चल दिया करती थी। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट की कि विमेन को वेद पढ़ना भी अलाउड नहीं था, एंड जिन जिन आश्रम में उनके हस्बैंड चले जाते थे उन आश्रम में उनकी जो वाइफ थी उनको वो फॉलो करना पड़ता था। जैसे कि देखो, इसका मतलब हुआ क्या, अगर लगा लो हस्बैंड की उम्र हो गई है 55 साल, अब 55 साल की उम्र में उनको वनप्रस्थ करना है, तो अब जो इसकी वाइफ होगी, चाहे वो 30 साल की हो 31 की हो, उसको अपने हस्बैंड के साथ वनप्रस्थ का जीवन जीना है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो एज यहाँ बताई है ना, ये मैन की एज पर डिपेंड करता है, विमेन की एज पर नहीं। जब आदमी की एज 25 से 50 होगी तब वो गृहस्थ जीवन जिएगा, 50 से 75 होगी वनप्रस्थ जीवन जिएगा, एंड 75 से जब अंटिल डेथ तक वो सन्यासी रहेगा, और स्टार्टिंग के जो अर्ली 25 ईयर्स के फेज हैं उसमें वो ब्रह्मचर्य जिएगा। तो अब जो इनकी बीवी होंगी ना, ठीक है, तो इनकी बीवी को इनके साथ साथ चलना है, उनकी उम्र से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना, चाहे उनकी उम्र, औरतों की उम्र यहाँ पर 30 हो, 31 हो, 32 हो, 33 हो, कितनी भी हो, उनको वही आश्रम फॉलो करना है जो उनके हस्बैंड फॉलो कर रहे हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है, आपको ये बताना है कि जो आश्रम की जिंदगी थी वो संघ की जिंदगी से कितनी अलग थी। बहुत सिंपल सा है, आश्रम की जिंदगी में क्या था, इसको 4 फेजेस में बांटा गया। ठीक है, तो इसमें ये एक्सपेक्ट किया गया कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य हैं उनको अलग अलग फेजेस को अलग अलग टाइम पीरियड में जीना है। लेकिन संघ में हमने क्या देखा कि इन लोगों को अपना घर बार छोड़ना था, बिल्कुल सेलिबेसी में जीना था। वट आर द वर्णाज मैंशनड हेयर, तो यहाँ पर किन किन वर्ण को मेंशन किया है वो आपको बताना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, इन 3 वर्ण को मेंशन किया है। वर ऑल 4 वर्ण अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द सिस्टम ऑफ आश्रम? नॉट ऑल, क्योंकि शूद्र जो है उनको एक्सक्लूड किया हुआ था। ओनली 3 वर्ण के लोगों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, इनको ही इंक्लूड किया हुआ था सिस्टम ऑफ आश्रम्स में, जो मैंने अभी आपको बात बता दी थी ऑलरेडी। अब यहाँ एल्सवेयर में देखते हैं, ईरान के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, आप एक बार अपने एटलस में ईरान को लोकेट करना। ज़ोरोएस्टर एक ईरानियन प्रॉफिट थे, और आप ये भी कह सकते हो एक पर्शियन प्रॉफिट थे, और ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म के ये फाउंडर थे जिनका नाम था ज़ोरोएस्टर। इनकी जो टीचिंग्स थी, मतलब जो इनके उपदेश थे, कौन सी बुक में लिखे हुए थे? अवेस्ता। अब ये जो बुक है इसमें इन्होंने बहुत ही साधारण लैंग्वेज का यूज़ किया है। इसके अलावा जिस लैंग्वेज का इन्होंने यूज़ किया है ना, वो बिल्कुल सिमिलर है हमारे वेदास से। अब ज़ोरोएस्टर ने इस बुक में जो बेसिक टीचिंग बताई है वो क्या है? गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स। मतलब अच्छा सोचो, अच्छी बातें बोलो, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, एंड गुड डीड्स, दैट मीन्स अच्छे कर्म करो। तो यहाँ पर अवेस्ता, जैन अवेस्ता जो है वहाँ से एक कोट उठाई हुई है, लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ द रूलर ऑफ ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ विच वन शैल क्रिएट पीस एंड ट्रांक्विलिटी। तो यहाँ कहा है, हे भगवान, हम सबको शक्ति दो, स्ट्रेंथ दो, एंड द रूल ऑफ ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग, मतलब हमारे अंदर सच्चाई दो एंड अच्छे विचार डालो, बाय मीन्स ऑफ विच वन शैल क्रिएट, ताकि इन चीज़ों को फॉलो करके हर एक इंसान पीस एंड ट्रांक्विलिटी को पा सके। ठीक है, फॉर मोर देन 1000 ईयर्स ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म वॉज अ मेजर रिलीजन इन ईरान। ईरान में ये लगभग कुछ हज़ारों साल से भी ज़्यादा ये बहुत मेजर रिलीजन रहा है। मतलब इस रिलीजन को फॉलो करने वाले ज़्यादातर लोग ईरान में रहते थे। फिर बाद में ज़्यादातर जो ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म थे वो माइग्रेट हो गए अलग अलग जगह में। ईरान से फिर वो अलग अलग जगह पर जाकर रहने लगे, जैसे कि हमारे यहाँ पर गुजरात एंड महाराष्ट्र में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, एंड जो भी ये ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म थे पहले के, ये सभी के सभी आज के पारसीज के एंसेस्टर थे। मतलब आज जो पारसी आप देख रहे हो ना आपके आसपास, इनके ये पूर्वज थे। ठीक है, और ध्यान रखना इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ध्यान रखने वाली, कि ज़ोरोएस्टर जो थे उन्होंने फाइंड आउट किया था किसको? ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म को। और ये रिलीजन जो है ये ईरान का मेजर रिलीजन था किसी टाइम पीरियड में। फिर बाद में ये लोग माइग्रेट कर गए। तो आपको ध्यान रखना है इंडिया में कहाँ पर? कोस्टल टाउन्स में, जैसे कि गुजरात
एंड महाराष्ट्र। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ज़ोरोएस्टर की जो टीचिंग्स है वो कौन सी बुक में है, अवेस्ता। एंड इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि जो इनकी बेसिक टीचिंग थी वो क्या थी, गुड थॉट्स, गुड डीड्स एंड गुड वर्ड्स। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। आई होप आपको ये अब चैप्टर कंप्लीटली समझ आ गया होगा। कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना मत भूलना। इंस्टाग्राम का जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा एंड आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप मुझे वहाँ पर DM कर सकते हैं। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।